हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी फॉर टीचर। आज हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम तीसरे वीडियो में केवीएस पीआरटी का अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट से हर साल, पिछले साल 2023 के एग्जाम में हर पेपर में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी आने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ये सीरीज चल रही है तो उसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस है, तो ये नंबर्स में है। तो ये 11th क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, थर्ड वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्राइंग विद पेंसिल, रनिंग एंड जंपिंग, राइटिंग एसेज, सॉल्विंग पजल्स। तो इसमें क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, सकल मोटर कौशल का विकास सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो इसमें सकल मोटर कौशल जो होता है उसमें हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां यूज होती हैं, बड़ी मांसपेशियां और बड़ी हड्डियों का इस्तेमाल होता है, वही ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। जैसे हमारे हाथ की हड्डी हो गई, हमारे पैर की थाई की हड्डी होती है वो हो गई, ये होती है। जो हमारे पंजे की हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियां होती है, तो वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। तो ड्राइंग द पेंसिल जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। राइटिंग एसेज भी उंगलियों से करते हैं तो फाइन इसमें आ जाएगा, स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स में। सॉल्विंग पजल्स भी गलत है। इसका सही आंसर होगा रनिंग एंड जंपिंग, क्योंकि इसमें ही हमारी शरीर की बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A child in class 2 is unable to perform sentences despite normal hearing and vision. This may be due to, किसकी वजह से हो सकता है? चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक कक्षा 2 का बच्चा सामान्य सुनने और दृष्टि के बावजूद वाक्य बनाने में असमर्थ है। यह किस कारण हो सकता है? ये लैक ऑफ प्रैक्टिस, डेवलपमेंटल डिले इन लैंग्वेज, लो आईक्यू या पुअर हैंडराइटिंग। अभ्यास की कमी, भाषा में विकासात्मक देरी, कम आईक्यू, खराब हस्तलेखन। भाई देखो, कक्षा 2 का बच्चा है, उसके सारी जो भी स्किल्स हैं, स्किल्स कह सकते हैं इसमें हम लोग, कि फिर जो उसका नॉर्मल चीजें हैं जैसे कि बोलना, पढ़ना, पढ़ना नहीं बोलना और देखना, सुनना, ये सब उसका सही है। उसके बाद भी वो छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस की कमी ये तो नहीं हो सकता है। सीधी सी बात होती है, इसमें डेवलपमेंटल डिले ही आता है कि उसका जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उसमें देरी हुई है, भाषा में विकासात्मक देरी हुई है, जिसकी वजह से वो सेंटेंसेस बनाने में असमर्थ है। लो आईक्यू, पुअर हैंडराइटिंग, ये सब नहीं हो सकता। इसमें एक ही चीज कर सकते हैं, बच्चे के लिए पहले अर्ली इंटरवेंशन चाहिए होता है, जिसका मतलब पहले से हमको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या कमी आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a teacher notices consistent learning difficulties in a student, the best first step should be, यदि शिक्षक किसी छात्र में निरंतर अध्ययन संबंधी कठिनाइयां देखते हैं तो सबसे अच्छा पहला कदम क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मिंग अदर स्टूडेंट्स, उसमें किसी बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टी है, मान लो उसमें डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, या कोई अफेजिया है, कुछ भी है, तो क्या हम लोग, क्या पहला स्टेप क्या होगा? हम और बच्चों को बताएंगे कि इसको पढ़ना नहीं आता है, इसमें डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है, इसको लिखना नहीं आता बिल्कुल भी, वो तो उसका मजाक बनाएंगे। तो ये क्या है? ये इन्फॉर्मिंग अदर स्टूडेंट्स गलत है। अन्य छात्रों को सूचित करना तो बिल्कुल ही गलत है। इग्नोर आप कर नहीं सकते हैं इसको। और आजकल ये लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे इन समावेशी शिक्षा की वजह से हर क्लासरूम में आपको मिलेंगे। केंद्रीय विद्यालय में भी आपको हर क्लास में लगभग 1 से 2 बच्चा जरूर मिलेगा। तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा उसको पनिशमेंट दे देंगे? उसकी कोई गलती हुई है उससे, अगर उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको नहीं दिखता है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है तारे जमीन पर, है ना? आमिर खान की मूवी है, चाहो तो उसको देख सकते हो। उसमें एक चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में उसमें बहुत अच्छे से बात की गई है।
तो ना हम इसमें इन्फॉर्मिंग अदर स्टूडेंट्स इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। इसमें क्या कर सकते हो, डिस्कसिंग विद पेरेंट्स इन रिफरिंग फॉर असेसमेंट। अब असेसमेंट करेगा कौन, हम पेरेंट्स से डिस्कस तो कर लेंगे कि हाँ आपके बच्चे में ये दिक्कत हो रही है। कई बार पेरेंट्स मानते भी नहीं है, लेकिन तब भी हमको बताना पड़ेगा कि सर आपके या मैडम आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप प्लीज देखिए और कहीं पर आप इसका इलाज करवाइए। इलाज क्या मतलब, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए या फिर कुछ भी। लेकिन अब केवी में एक चीज की गई है, केंद्रीय विद्यालय में एक चीज हुई है, हर केवी में स्पेशल एजुकेटर का की एक पोस्ट है और उस पोस्ट पे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति होता है। ऐसे बच्चों के लिए हमें इस टीचर से बात करनी होगी, ये हमको बताएगा क्या करना है कैसे करना है, सारा यही बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कसिंग विद पेरेंट्स एंड रिफरिंग फॉर असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following needs becomes most prominent during adolescence? अब एक ये शब्द आया जो है adolescence। adolescence सबसे ज्यादा कहीं देखा गया है, इस शब्द का प्रयोग एरिक्सन की थ्योरी में किया गया है। एरिक्सन की थ्योरी उसमें किया गया है। और ये कौन सी स्टेज होगी हमारी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस एज में ये 13 से 18 साल की उम्र का होता है। इस उम्र में सबसे ज्यादा बच्चे अपना रोल समझने का तैयार सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं पीसीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर, वो सब कुछ बनना चाहते हैं। तो मतलब ये प्रॉब्लम उसमें होती है। तो अब कौन सी नीड इसमें होगी, फाइन नीड फॉर मोटर स्किल डेवलप, ये हो चुका है इस टाइम तक, वो मोटर स्किल का डेवलपमेंट हो चुका है। इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हाँ ये हो सकता है। बच्चे को उस टाइम पे इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, वो अपना खुद से सारा काम करना चाहता है और उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है। वो चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी खुद से हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, अपनी पहचान बनाने का उसको एक जज्बा होता है। नीड फॉर लर्निंग अल्फाबेट्स, नहीं ये सीख चुका है उस टाइम। पेरेंटल डिपेंडेंस, नहीं, पेरेंट से वो दूर भागता है। एडोलसेंट 13 से 18 साल का बच्चा, जब आप भी 13 से 18 साल के थे तब आप भी अपने पेरेंट से दूर भागते थे। तो ये एरिक्सन की थ्योरी से है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से उसी का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इफेक्टिवली सपोर्ट एडोलसेंट्स इन स्कूल टीचर शुड। अब एडोलसेंट को हम लोगों को स्कूल में क्या क्या करना है, सपोर्ट करना है। जो सपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डिस्करेज क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, ये तो डिस्करेज तो कर ही नहीं सकते आप बच्चा कुछ भी पूछ सकता है आपको से, आप उसको डिस्करेज तो कर ही नहीं सकते हो। अवॉइड डिस्कसिंग सेंसिटिव इश्यूज, ये भी नहीं, सेंसिटिव इश्यूज हैं अगर एडोलसेंट को, तो वो सबसे पहले आप उसको प्रोत्साहन देंगे कि आप मुझसे डिस्कस कीजिए, है ना, ये सबसे जरूरी है। इस उम्र में अगर कुछ भी वो गलत राह पकड़ गया तो फिर वो गलत ही हो जाएगा उसके साथ। Foster open dialogue and emotional safety. This is absolutely correct. Promote rote memorization, ये तो बिल्कुल rote memorization जहां बोला जाए प्रमोट करो, वो समझ लो ऑप्शन ही गलत है। तो क्या, खुले संवाद और भावनात्मक सुरक्षा को बढ़ावा देना। सबसे ज्यादा भावुक होते हैं इस समय एडोलसेंट्स, 13 से 18 साल की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा भावुक होते हैं। इनको नहीं पता होता है, बहुत ज्यादा चीजें गलत इनको सिखाई जाती हैं रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू देयर आइडेंटिटी, हर चीज से रिलेटेड इनको बहुत मिस इन्फॉर्मेशन रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, peer acceptance becomes highly significant during adolescence, which could be a result of absence. Result of its absence, हाँ ये होता है। इस उम्र में बच्चे जो 13 से 18 साल वाले जो बच्चे होते हैं, इनको मतलब अपने दोस्तों में एक्सेप्टेंस अपना बनाना होता है, अपना रुतबा बनाना होता है, एक तरह से ये कहा जा सकता है ना, किशोरावस्था में इनको बनाना होता है। तो इसमें इंक्रीज्ड मेमोरी पावर नहीं होगा, ये तो गलत ही है, इंक्रीज्ड मेमोरी पावर तो होती नहीं है। इमोशनल डिस्ट्रेस एंड विड्रॉल, ये सही ऑप्शन है। इंप्रूव्ड एकेडमिक फोकस, नहीं। एनहांस इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पे तो इनको और बांधने की कोशिश की जाती है, इंडिपेंडेंस देते ही कौन है, 13 से 18 साल के बच्चों को तो और बांधा जाता है कि इसको बांध दो, ऊपर से बोर्ड्स वगैरह और भी होते हैं तो उस वजह से और वो बंध जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, उनको लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं और वो छोटे होते हैं। घर वाले बोलते हैं कि बेटा अभी तुम छोटे हो, और जब वो गलती करते हैं तो बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं है, अकल नहीं है बिल्कुल भी।
तो इस टाइम पे क्या करते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड विड्रॉल होता है उनका, है ना। तो इसी वजह से उनको पीयर एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत होती है। उनको लगता है कि पीयर्स हमारे एक्सेप्ट कर ले हमको, हमारे जो उम्र के लोग हैं उनके बीच में हमारा एक एक्सेप्टेंस हमारी हो जाए, बस उतना ही उनको चाहिए होता है, ज्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन दो ही चीजों में बटा है जो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। एक तो प्राइमरी एजेंट होते हैं, सॉरी तीन चीजों में, प्राइमरी एजेंट, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। तीन चीजों में बटा होता है, तीन एजेंट, तीन टाइप के एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के। प्राइमरी एजेंट होते हैं जैसे कि जो डायरेक्ट हमारे उसमें होते हैं, जैसे कि सॉरी इसमें टर्शरी नहीं होगा, टर्शरी कुछ नहीं होता, टर्शरी नहीं होंगे, प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी में कौन आ जाएगा हमारा, जैसे कि फैमिली हो गई, फैमिली हमारे प्राइमरी एजेंट होते हैं, जिससे डायरेक्टली बचपन से जो हमें मिला हुआ होता है वो प्राइमरी एजेंट होता है। प्राइमरी एजेंट में फैमिली हो गई, फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं, है ना। अब सेकेंडरी एजेंट में क्या हो गया, स्कूल हो गया, पीयर्स हो गए, दोस्त हो गए, ये सेकेंडरी एजेंट होते हैं, है ना। तो अब विच ऑफ कंसिडर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एजेंट में कौन होगा, मेनली होता है हमारा स्कूल। पीयर्स भी एक तरह से प्राइमरी में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी हमें बचपन में मिल जाते हैं हमारे दोस्त वगैरह, तो पीयर्स भी प्राइमरी एजेंट में आ जाते हैं एक तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड लर्न्स कल्चरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड लैंग्वेज प्राइमरली फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स। एक बच्चा सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों और भाषा को मुख्य रूप से कहां से सीखता है, पुस्तकों से, दोस्तों से, परिवार से, शिक्षक से। कल्चरल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स एंड लैंग्वेज प्राइमरली, प्राइमरी लैंग्वेज की बात हो रही है, मातृभाषा की बात हो रही है, तो फिर कहां की होगी, ये फैमिली की होगी। किताबों में मातृभाषा नहीं होती है, वो बुकिश लैंग्वेज होती है। दोस्तों से मातृभाषा बाद में सीखते हैं, दोस्त बाद में बनते हैं। प्राइमरीली बच्चे अपनी माँ से ही भाषा सीखते हैं और अपने फैमिली मेंबर से, टीचर्स तो बहुत बाद में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रमोट्स होम स्कूल कंटिन्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा घर विद्यालय निरंतरता को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है। रेगुलर होमवर्क, होमवर्क देता है ना, बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्म रूल्स एट स्कूल, रूल्स हो स्कूल पे तो बच्चा ज्यादा पसंद करेगा स्कूल जाना, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन इन चाइल्ड्स लर्निंग, ये हो सकता है। मंथली एग्जाम्स, एग्जाम से तो सारा बच्चा दूर भागता है, हम भी दूर भागते हैं, हम आज तक दूर भागते हैं। तो पेरेंट्स टीचर कोलैबोरेशन इन चाइल्ड्स लर्निंग ही इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर कोलैबोरेट करेंगे तो बच्चे की पढ़ाई में और भी उसको फायदा होगा और उसको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी इज टू मिनिमाइज होमवर्क बर्डन, बिल्कुल भी नहीं। होम स्कूल कंटिन्यूटी है तो उसमें मिनिमाइज होमवर्क की कोई बात ही नहीं है। अलाइन स्टूडेंट बिहेवियर एट होम एंड स्कूल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये वही पुरानी वाली बात आ गई कि फिर पेरेंट्स और टीचर मिलकर बात करें तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट का बिहेवियर घर पर और स्कूल में दोनों जगह अच्छा होगा, और ऐसा बिहेवियर होगा जिससे उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो, है ना। मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट या समग्र विकास, है ना। इंक्रीज स्कूल डिसिप्लिन नहीं, रिड्यूस्ड सिलेबस लोड, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर इज अलाइन स्टूडेंट बिहेवियर एट होम एंड स्कूल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलो, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।